वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम परागण का जो अगला टाइप है पर परागण, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पर परागण इसे बोलते हैं अपन क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन, पर परागण। पर परागण में क्या होता है कि इसमें जो पराग कण हैं, एक पादप के परागकोश से पराग कण दूसरे पादप की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इस क्रिया को पर परागण कहते हैं। कैसे? इसे मान लो ये कोई मेरा एक पादप है, उसका स्त्रीकेसर भाग है और ये उसके पुंकेसर। ये मान लो कोई दूसरा पादप है, दूसरा पादप। तो इसमें क्या होता है, जब किसी एक पादप के पराग कोश से परागकण ये परागकण अंदर की ओर किसी दूसरे, उसी जाति का होना चाहिए, किसी दूसरे पादप की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? पर परागण। ठीक है ना? यानी इसमें पादप दो होंगे, एक पादप भी ये रहा, यानी अपन ये कह सकते हैं कि पर परागण की क्रिया है या क्रॉस पोलिनेशन है, वो दो एक ही जाति के अलग अलग पादपों के बीच में संपन्न होती है या पाई जाती है। तो अपन क्या कह सकते हैं पर परागण के बारे में? तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, जब किसी एक पौधे के पुष्प के परागकण, जब किसी एक पौधे के पुष्प के परागकण किसी दूसरे पौधे की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इस क्रिया को पर परागण कहते हैं। पर परागण कहते हैं। यानी एक पौधे के पुष्प होते हैं, उसके परागकण किसी दूसरे पौधे की, उसी जाति का होना चाहिए, वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इस क्रिया को पर परागण कहते हैं। अर्थात अपन ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? अर्थात पर परागण की क्रिया एक ही जाति के दो अलग अलग पौधों के मध्य होती है। यानी जो पर परागण की क्रिया है, वो एक ही जाति के दो अलग अलग पौधों के पुष्पों के मध्य होती है। पौधों के मध्य होते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, पौधों के पुष्पों के मध्य होती है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि जो आपका ये पर परागण है, इसको तकनीकी रूप से पर परागण को तकनीकी रूप से पर निषेचन या बोल सकते हैं सहजात परागण, पर निषेचन, या बोल सकते हैं सहजात परागण, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं जीनोगेमी।
भी कहते हैं जीनोगेमी। ये ध्यान रखना, यानी आप पर परागण को तकनीकी रूप से पर निषेचन या सजात परागण या फिर बोल सकते जीनोगेमी भी कहते हैं। इसके बाद में एक चीज़ और है कि जो आपका पर परागण होता है, पर परागण से जो पौधे उत्पन्न होते हैं उनमें भिन्नताएं हो सकती है या होती है। तो आप कहोगे पर परागण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न पौधों में, पर परागण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न पौधों में अधिक भिन्नताएं होती है। यानी जो पर परागण से जो पौधे उत्पन्न होते हैं उनमें अधिक भिन्नताएं होती है या होने की संभावना, भिन्नताएं होने की संभावना रहती है। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा एक पर परागण की डेफिनेशन। ये कितने एक ही जाति के दो पादपों के मध्य पाया जाता है, इसको किस नाम से तकनीकी रूप से किस रूप से भी जानते हैं, और इससे जो उत्पन्न वाले पौधे हैं उनमें अधिक भिन्नता होने की संभावना रहती है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे जिन पादपों में पर परागण पाया जाता है उन पादपों में कुछ अनुकूलन पाए जाते हैं। यानी जो पौधे जिनमें पर परागण की क्रिया संपन्न होती है उन पौधों में कुछ अनुकूलन या विशेषताएं पाई जाती है। तो अब अगला हमारा पॉइंट रहेगा पर परागण के लिए अनुकूलन। पर परागण के लिए अनुकूलन, यानी पर परागण के लिए क्या क्या अनुकूलन होते हैं, या जिन पेड़ पौधों में पर परागण पाया जाता है वे उन पेड़ पौधों में कुछ विशेषताएं पाई जाती है। उनमें सबसे पहले अपन लेंगे एक लिंगता। एक लिंगता जिसे बोलते हैं यूनिसेक्सुअलिटी। क्या होता है एक लिंगता? एक लिंगता में अपन कहेंगे कि जब किसी पादप के पुष्प में पुंकेसर या स्त्रीकेसर में से कोई एक भाग पाया जाता है तो इस प्रकार के पुष्प को क्या कहते हैं? एक लिंगी पुष्प कहते हैं। क्या कहेंगे? जब किसी पुष्प में पुंकेसर या स्त्रीकेसर में से एक भाग पाया जाता है, यानी जब किसी पुष्प में पुंकेसर या स्त्रीकेसर में से एक भाग पाया जाता है तो इसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं। यानी अगर कोई आपका पुष्प है और उसमें पुंकेसर या स्त्रीकेसर में से एक भाग पाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? एक लिंगी पुष्प। और इस लक्षण को एक लिंगता कहते हैं। इस लक्षण को एक लिंगता कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर अपने एग्जाम्पल के रूप में देखें तो एग्जाम्पल के रूप में आता है आपका पपीता। पपीता के पुष्प होते हैं वो कैसे होते हैं? एक लिंगी होते हैं। पपीता के पुष्प एक लिंगी पुष्प होते हैं, उनमें पर परागण पाया जाता है। लेकिन ध्यान रहे क्या एक कुल है आपका, उसका नाम है कुकर बिटेसी कुल। कुल का क्या नाम है?
कुकुरबिटेसी कुल, और कुकुरबिटेसी कुल के जो पादप होते हैं उन पादपों में पुष्प एकलिंगी होते हैं। यानी कुकुरबिटेसी कुल के जो पौधे होते हैं उनमें पुष्प एकलिंगी होते हैं, लेकिन उनमें परागण स्वपरागण पाया जाता है। यानी यहाँ पपीता में तो परपरागण हो रहा है, लेकिन कुकुरबिटेसी कुल में स्वपरागण पाया जाता है। तो आप क्या कहोगे, कुकुरबिटेसी कुल के पादपों में आप क्या लिखोगे, पादपों में देखो खीरा, कद्दू, लौकी, तुरई, खरबूज, तरबूज, ककड़ी, ये पादप है ना। इन पादपों के पुष्प आपके क्या होते हैं, एक लिंगी, ठीक है। लेकिन इनमें परागण कौन सा पाया जाता है, स्वपरागण। तो ऐसा नहीं है कि भाई इनमें एक लिंगी पुष्प हैं तो इनमें आवा पर परागण नहीं। कुकुरबिटेसी कुल के पादपों में स्वपरागण पाया जाता है, इन पादपों के पुष्प एक लिंगी होते हैं। इसके साथ ही हमारा पहला अनुकूलन क्या होता है, समाप्त। इसके बाद में अगला अनुकूलन अपन लेंगे, वो है हमारा स्वबंध्यता। स्वबंध्यता जिसे बोलते हैं सेल्फ फर्टिलिटी, सेल्फ फर्टिलिटी या स्वबंध्यता। फर्टाइल नहीं होगा, स्टेराइल होगा, स्टेरिलिटी। सेल्फ लिटी, सेल्फ स्टेरिलिटी यानी स्वबंध्यता। इसमें क्या होता है, इसमें स्वबंध्यता में जो पुष्प हैं वो बंधे होते हैं। बंधे कैसे, अपन कहेंगे कि इनमें स्वबंध्यता वाले में इस पुष्प के अंदर जो वर्तिकाग्र होती है, वर्तिकाग्र यानी किसी पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर उसी पुष्प के परागकण आते हैं, पहुँचते हैं। यानी किसी पादप की वर्तिकाग्र पर उसी पादप के परागकण पहुँचने के बाद भी इसका क्या नहीं होता है, अंकुरण नहीं होता है, यानी अंकुरण नहीं हो पाता है। तो इस स्थिति को क्या कहेंगे अपन, स्वबंध्यता। यानी स्वबंध्यता में क्या होता है कि एक ही पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र पर उसी पुष्प के परागकण आते हैं, फिर वो परागकण आपके अंकुरित नहीं होते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, स्वबंध्यता। तो क्या लिखेंगे, जब किसी, यहाँ से लिख देते हैं, जब किसी पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर उसी पुष्प के परागकण पहुँचे, परागकण पहुँचे तो भी परागकणों का अंकुरण नहीं होता है। इस स्थिति को स्वबंध्यता कहते हैं। यानी होता क्या है, जब किसी पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर उसी पुष्प के परागकण पहुँचे, लेकिन
वो परागकण क्या नहीं होते हैं, अंकुरित नहीं होते हैं, तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं, स्वयंबंध्यता कहते हैं। और ये आपके किस में मिलेगा, इसके एग्जाम्पल देते हैं। उदाहरण के रूप में अंगूर, सेब, राखी बेल और पेटूनिया जाति के पादप या पेटूनिया जाति। ठीक है, तो इन पादपों में स्वयंबंध्यता पाई जाती है। अब मान लो इन पुष्पों के अंदर अपने ही पराग कणों द्वारा परागण नहीं होता, परागण तो हो रहा है लेकिन क्या नहीं हो रहा है, अंकुरण नहीं हो रहा है। तो अंकुरण नहीं हो रहा है तो फिर क्या करेंगे, दूसरे पादप के परागकण यहाँ आएंगे और उनसे क्या होगा, आपका अंकुरण होगा। तो कैसा हो गया, पर परागण हो गया। ठीक है, इसके बाद में अगला जो हमारा अनुकूलन रहेगा वो है हरकोगेमी, या बोल देते हैं अवरुद्ध परागणता। तीसरा पॉइंट रहेगा हमारा अवरुद्ध परागणता। अवरुद्ध परागणता या ऐसे बोल देते हैं हरकोगेमी। हरकोगेमी इनमें क्या होता है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं, कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें जो पुष्प के अंदर वर्तिकाग्र होती है, या बोलते हैं परागकोश, परागकोश और वर्तिकाग्र। यानी कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें परागकोश और वर्तिकाग्र हैं, उनमें संरचनात्मक रूप से क्या आ जाता है, अवरोध आता है, संरचनात्मक अवरोध उत्पन्न हो जाता है। यानी परागकोश और वर्तिकाग्र के बीच में संरचनात्मक अवरोध उत्पन्न हो जाता है और उसके कारण इनके अंदर क्या नहीं हो पाता है, स्वयं परागण नहीं होता है। स्वयं परागण नहीं होगा तो फिर कौन सा परागण होगा, पर परागण के लिए अनुकूलन पढ़ रहे हैं अपन। यानी कुछ पादपों में परागकोश और वर्तिका में संरचनात्मक अवरोध आ जाते हैं। संरचनात्मक अवरोध आने के कारण इनमें क्या नहीं होता है, स्वयं परागण नहीं होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे अपन, देखो जब वर्तिकाग्र व परागकोश के मध्य संरचनात्मक अवरोध आ जाता है तो इस स्थिति को हरकोगेमी कहते हैं। यानी जब वर्तिकाग्र और परागकोश के मध्य संरचनात्मक अवरोध आ जाता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, हरकोगेमी। अब इसके अंदर अपन क्या है, कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो एक एग्जाम्पल है कैरियोफिलेसी कुल है, एक उदाहरण पढ़ते हैं। उदाहरण में क्या होता है कि एक इसमें कुल है कैरियोफिलेसी कुल। अब इस कैरियोफिलेसी कुल में क्या होता है, कैरियोफिलेसी कुल में वर्तिकाग्र क्या होती है, वर्तिकाग्र लंबी होती है। यानी कैरियोफिलेसी कुल में वर्तिकाग्र की लंबाई है वो किसे, पुंकेश रूप से लंबी होती है। आप ये कह सकते हो इस कुल के पादपों के पुष्पों में
इस कुल के पादपों के पुष्प में वर्तिका की लंबाई किसे पुंकेसरों से अधिक होती है। यानी अपन ये कह सकते हैं कैरियोफिलेसी कुल में जो पादप होते हैं उनमें वर्तिका की लंबाई तो अधिक होती है और पुंकेसरों की लंबाई क्या होती है, कम होती है। इससे क्या होता है कि जो आपके पुंकेसरों में जो परागकण हैं वो वर्तिका को नहीं पहुंच पाते तो क्या एक आप संरचनात्मक अवरोध वहां नहीं हुआ, यानी वर्तिका लंबी अब पुंकेसर छोटे। ठीक है, तो ये होता है एक। तो इसमें दूसरा है एक आपका, वो है आपका कलिहारी पादप, क्या बोलते हैं, ग्लोरियोसा। यानी एक पादप है उसका नाम है ग्लोरियोसा या बोल देते हैं कलिहारी पादप। इसमें क्या होता है, पराग कोश का स्फुटन, ध्यान देना, कलिहारी पादपों में पराग कोश का स्फुटन इस प्रकार से होता है कि परागकण क्या होते हैं, दूर दूर बिखर जाते हैं। अब आप देखो जब पराग कोश का स्फुटन होगा, अब परागकण दूर दूर बिखर जाएंगे, अर्थात वो वर्तिकाग्र के ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस ये भी है क्या है, एक संरचनात्मक विरोधी तो है। जब वर्तिकाग्र पर परागकण ही नहीं जाएंगे तो परागण नहीं हो पाएगा। तो इसमें फिर कैसा परागण होता है, पर परागण पाया जाता है। तो ध्यान देना कि जो आपका हार्कोगेमी है इसमें एक तो होता है कैरियोफिलेसी कुल के पादप, अरे कलियारी, ये दो एग्जाम्पल हैं। एक बार फिर देखना, कैरियोफिलेसी में क्या होता है, इस कुल के पादप में वर्तिका लंबी पाई जाती है, अब पुंकेसर छोटे होते हैं, एक संरचनात्मक अवरोध है, इसके कारण में स्वपरागण नहीं हो पाता है। फिर कलियारी पादपों में परागकोश जब फटता है तो उसे परागकण बिखर जाते हैं, वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो ये भी एक संरचनात्मक अवरोध हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा क्या हुआ, अवरुद्ध परागणता। इससे आगे वाला पॉइंट है वो रहेगा विषम काल पक्वता। यानी अगला हमारा जो पॉइंट है वो है, क्या नंबर होगा, विषम काल पक्वता। अब देखो विषम काल पक्वता में क्या होता है, विषम काल पक्वता है, इसके अंदर ही जो आपका पुष्प है, पुष्प के अंदर एक तो होता है पुंकेसर, पुष्प के अंदर एक तो क्या होता है पुंकेसर, एक क्या होता है स्त्रीकेसर। पुंकेसर और स्त्रीकेसर ये क्या है, एक साथ परिपक्व नहीं होते। अर्थात देखो विषम काल पक्वता यानी ऐसे पौधे या कुछ पादपों में पुष्प के पुंकेसर और स्त्रीकेसर अलग अलग समय में परिपक्व होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, विषम काल पक्वता। यानी जब पुंकेसर व वर्तिकाग्र है, जब पुंकेसर व वर्तिकाग्र अलग अलग समय में परिपक्व होते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे विषम काल पक्वता कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, विषम काल पक्वता। यानी इसमें पुंकेसर और वर्तिकाग्र अलग अलग समय में परिपक्व होते हैं। फिर देखो ये जो आपका विषम काल पक्वता है दो प्रकार की होती है। विषम काल पक्वता दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक तो है आपका
पूर्वता जिसे बोलते हैं प्रोटेंडरी। और एक है आपका, वो है नंबर 2, इसे बोल देते हैं स्त्री पूर्वता, प्रोटोगाइनी। यानी एक तो है आपका प्रोटेंडरी, एक है प्रोटोगाइनी। अब क्या होता है इसके अंदर देखना, पुंपूर्वता में, पुंपूर्वता के अंदर अपने कहते हैं इसे पुका तो पुंकेसर पूर्वता यानी पहले, यानी कुछ पादपों के पुष्पों में पुंकेसर वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व हो जाते हैं। क्या कहोगे? कुछ पादपों के पुष्पों में पुंकेसर स्त्री केसर से पहले परिपक्व हो जाते हैं, तो इसे पूर्वता या बोलते हैं प्रोटेंडरी। क्या बोलते हैं? प्रोटेंडरी कहते हैं। यानी कुछ पादपों के अंदर पुष्प में पुंकेसर स्त्री केसर से पहले परिपक्व हो जाते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं पुंपूर्वता। ये किस में मिलेगा? गुड़हल, कपास, सालविया इसके एग्जाम्पल हैं। गुड़हल, कपास, सालविया, सूरजमुखी, ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं। आरणी पादपों के नाम हैं। ठीक है, अगला हमारा रहेगा वो है स्त्री पूर्वता, इसे बोलते हैं प्रोटोगाइनी। इसमें क्या होगा? इसमें पहले स्त्री केसर या वर्तिका या वर्तिकाग्र ये क्या होता है? पहले परिपक्व हो जाते हैं। तो आप कहोगे यदि जब पुष्प में स्त्री केसर पुंकेसर से पहले परिपक्व हो जाते हैं, तो इस स्थिति को स्त्री पूर्वता कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्री पूर्वता। यानी पहले वाले में तो पुंकेसर पहले परिपक्व हो रहते हैं, इस बार स्त्री केसर पहले परिपक्व होते हैं। इसके अंदर ब्रेसिकेसी और रोजेसी कुल के पादप आएंगे। उदाहरण के अंदर ब्रेसिकेसी व रोजेसी कुल के पादप, इसके अलावा बरगद और चंपा, ये कुछ पादप हैं जिनमें स्त्री पूर्वता पाई जाती है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे वो हमारा रहेगा विषम वर्तिकात्व। अगला पॉइंट, यानी विषम काल पक्वता के 2 प्रकार हो गए। अब अगला 5वां हमारा जो अनुकूलन रहेगा वो रहेगा विषम वर्तिकात्व। अगला पॉइंट क्या रहेगा? विषम वर्तिकात्व। विषम वर्तिकात्व या बोल देते हैं इसे
हिटेरो स्टाइली। विषम वर्तिकात्व में क्या होता है? विषम यानी भिन्न भिन्न, वर्तिकात्व यानी वर्तिका, वर्तिका की लंबाई भिन्न भिन्न होती है, यानी वर्तिका की लंबाई या तो होती है बड़ी या होती है छोटी, या कहेंगे लंबी या छोटी। क्या लिखोगे? जब वर्तिका की लंबाई पुंकेसर से लंबी या छोटी होती है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? इस स्थिति को विषम वर्तिकात्व कहते हैं। विषम वर्तिकात्व कहते हैं, यानी वर्तिका की लंबाई है वो पुंकेसर से या तो होती है लंबी या होती है छोटी, तो इसे कहते हैं विषम वर्तिकात्व है। अब देखो एक पादप है, इसका एग्जाम्पल में, उसका नाम है प्रिमूला, प्रिमूला पादप। अब प्रिमूला पादप में दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, दो प्रकार के पुष्प। दो प्रकार के पुष्प में, एक प्रकार के पुष्प में तो क्या होगी? वर्तिका लंबी और पुंकेसर छोटे। दूसरे प्रकार के जो पुष्प होंगे उसमें क्या होगी? वर्तिका छोटी और पुंकेसर क्या होंगे? लंबे। ठीक है ना? तो ये कौन सी कंडीशन है? विषम वर्तिकात्व है। इस प्रकार के पौधे हैं उनमें पर परागण पाया जाता है। यानी इसमें क्या होता है पर परागण? क्यों कि वर्तिका लंबी पुंकेसर छोटे, तो इनमें स्वपरागण नहीं हो पाएगा। वर्तिका छोटी पुंकेसर लंबे, तो क्या होगा? ये छोटी ये लंबे, तो भी स्वपरागण नहीं हो पाएगा। इस कंडीशन के अंदर कौन सा परागण होगा? पर परागण होगा। ठीक है ना? इस प्रकार से ये पर परागण के लिए 5 अनुकूलन या विशेषताएं थी जो हमने पढ़ी। इसके बाद में जो हमारा जो आगे का पॉइंट है वो रहेगा पर परागण की विधियां। वो पॉइंट आज अपन नहीं करेंगे, वो अगले वाली वीडियो में लेके आएंगे। धन्यवाद।